सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आहार निषेध दिवस इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 मई को। तो 6 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नो डाइट डे के रूप में मनाया जाता है। और मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिन को लोग बॉडी शेमिंग का मतलब जैसे मोटापा हो गया, बढ़ता वजन हो गया, कमजोरी, चर्बी जैसी समस्याओं को छोड़ करके अपने प्रति प्यार, सेल्फ लव करें, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया। आपको पता है जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम लोग रिवाइज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे, एक और डे का क्वेश्चन आएगा, वहां मैं आपको सारे डेज रिवाइज कराऊंगा। लेकिन जब तक आपको याद है तो सारे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि मई में कौन कौन से दिन हमने मनाए। साथ में 2 प्रश्न आपसे और पूछता हूं। आप मुझे बताओ, यहां पे जैसे कि आहार डाइट की बात हुई है, तो वर्ल्ड फूड डे आपने जरूर सुना होगा। कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है, वो हम मनाते हैं 7 जून को। और फूड से रिलेटेड एक अवार्ड आपने जरूर पढ़ा होगा, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 का, यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का किसे मिला था? तो आंसर होगा शकुंतला हरिके सिंह थिल्स्टेड को। तो ये नाम ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अप्रैल 2022 में जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इसने अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो आंसर होगा ऑपरेशन सतर्क। तो अभी हाल ही में, अभी अप्रैल 2022 में 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन सतर्क चलाया था, जिसका उद्देश्य क्या है? रेल के माध्यम से जो अवैध तंबाकू उत्पादों का परिवहन किया जाता है उसको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी तरह से आपको याद आएगा ऑपरेशन उपलब्ध के बारे में। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अवैध टिकटिंग के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया था। और ऑपरेशन आहत, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसे शुरू किया था। और ऑपरेशन अमानत की बात करें तो रेल यात्रियों के खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने यह मिशन शुरू किया था, अमानत। अच्छा, ऑपरेशन की बात है तो आपको 2 ऑपरेशन जरूर याद आएंगे, एक तो ऑपरेशन देवी शक्ति और एक ऑपरेशन गंगा। इनमें से एक ऑपरेशन तो वो है जो अफगानिस्तान में भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस भारत में लाने के लिए चलाया गया था, और दूसरा ऑपरेशन हमने चलाया था यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को वापस भारत लाने के लिए। अब आपको बताना है कौन सा ऑपरेशन किसके लिए था। एक ऑपरेशन परिवर्तन आपने और जरूर सुना होगा। भांग की खेती को खत्म करने के लिए यह ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था। किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश ने। बाकी वर्तमान में हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ भी बन गए हैं। क्या नाम है? विनय कुमार त्रिपाठी नाम है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। अभी भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा कवच। मतलब 2 ट्रेनें अगर आमने सामने आ रही है एक ही ट्रैक पे, तो जो उनका हेड ऑन कॉलिजन होगा, मतलब आमने सामने टकराएंगे, उसे रोकने के लिए ये सिस्टम बनाया था जिसका नाम है कवच। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेल मंत्रालय देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां पे बनाएगा, तो फिर आंसर होगा किशनगंज, दिल्ली में। और बताओ भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये किस शहर में बनेगा? तो आंसर होगा सूरत में। जो बुलेट ट्रेन है ये मुंबई से अहमदाबाद चलेगी। कब चलेगी पता नहीं, लेकिन इसका पहला स्टेशन बन रहा है सूरत में। तो इतना ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बनने वाली पहली अश्वेत महिला और LGBTQ+ व्यक्ति कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा करीन जॉन पियर। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने अभी करीन जॉन पियर को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के तौर पर नामित किया है। और इस तरह से वे इस पद पर आने वाली, यानी कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बनने वाली पहली अश्वेत महिला और LGBTQ+ समुदाय की पहली व्यक्ति बन गई हैं। LGBTQ का फुल फॉर्म होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो आंसर होगा केतांजी ब्राउन जैक्सन। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन थी, तो फिर आंसर हो जाएगा माया एंजेलो। और उस सिक्के पर इनके साथ में एक पक्षी और था। अगर थोड़ा सा डीप में प्रश्न आ गया एग्जाम में कि उस पक्षी का नाम बता दो आप, तो आंसर कर देना बाज। और अमेरिकी नौसेना के इतिहास में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी थी?
एमी बॉर्नस्मिथ बनी थी। और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस है। वैसे ये 49 नंबर की है। और इनकी 3 बुक्स आप ज़रूर याद रखना, द ट्रुथ वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर और स्मार्ट ऑन क्राइम। और इनके ऊपर भी एक बुक लिखी है अभी जिसका नाम है कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। किसने लिखा है? चिदानंद राजघट्टा ने। इतना याद रखिएगा, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा रशीद किदवई ने। तो लेखक और पत्रकार है रशीद किदवई। इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका पूरा नाम है लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स 50 फिगर्स वो इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स। तो ये जो बुक है ये 50 ऐसे हस्तियों की कहानियों का कलेक्शन है जिन्होंने भारत की पॉलिटिक्स को प्रभावित किया है, इन्फ्लुएंस्ड किया है। और इस बुक की प्रस्तावना को लिखा है शशि थरूर ने। अच्छा मुझे बताओ, अभी नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन नाम की बुक को किसने लिखा था? विनोद रॉय ने। और आपको याद होगा बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नाम की बुक को लिखा किसने? आलोक चक्रवाल ने। इसको हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया था। और हरीश मेहता ये नेस्कॉम के पहले अध्यक्ष हैं। इन्होंने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द मैवरिक इफेक्ट। अब नेस्कॉम की बात आई है तो आपको बताना पड़ेगा अभी इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यह आपका होमवर्क प्रश्न समझो। और बुक की बात है तो एक प्रश्न आपसे और पूछूंगा, बताओ इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। और आपको याद होगा अभी पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 जो भी अप्रैल में आयोजित हुआ था उसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया था। और एक डे और होता है बुक से रिलेटेड है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ये तो आपने ज़रूर सुना होगा ना, 23 अप्रैल को मनाया हमने। इसकी थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो। और यहीं से एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न बन जाएगा आपका कि किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया था? तो ये ज़रूर याद रखिएगा प्रश्न, आंसर होगा मैक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा। अच्छा एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुनना ध्यान से। अभी किस राज्य का जामताड़ा जिला देश का पहला जिला बन गया है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है? बताइए ये जामताड़ा जिला किस राज्य में है? दूसरा होमवर्क प्रश्न आपका। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई चल रहा है। तो अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है उनकी क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जा चुकी है। वैसे एप्लीकेशन खोलेंगे, टॉपिक वाइज सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्विजेज मिल जाएगी। जैसे कि अपॉइंटमेंट्स की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स पढ़ी है वो सारी मिल जाएंगी, अवार्ड्स मिल जाएंगे, रैंकिंग मिल जाएगी, मिलिट्री एक्सरसाइज मिल जाएंगी, मतलब जो भी बन सकते हैं टॉपिक वाइज वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो बढ़िया से लगाओ, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता प्रैक्टिस मत छोड़ना बस। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किसने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 को जीत लिया? तो आंसर हो जाएगा सेसिल नदजेबेट। तो कैमरून की कार्यकर्ता हैं ये सेसिल नदजेबेट जिन्होंने अभी 2022 का वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 जीता है। तो उन्हें वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। और ये अवार्ड देता कौन है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको क्या क्या पता है कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, बाकी इसके बारे में मैं खुद आपको आगे चल के बताऊंगा। अच्छा एक प्रश्न का उत्तर आप दो, अभी चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे मिला? तो आंसर होगा सर डेविड एटनबरो को। ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है सम्मान। और अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया था, तो कनाडा की एक फोटोग्राफर है एम्बर ब्रेकन, उनकी फोटो है जिसका टाइटल क्या था? कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। और दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है स्टॉकहोम वाटर प्राइज और ये 2022 का किसे मिला? प्रोफेसर विल्फ्रेड पुट्सर्ट को। इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एक आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा, अभी प्रित्जकर पुरस्कार 2022 का जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने थे? ये पहले अफ्रीकी शब्द आ गया ना, ये इस प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट बना देता है। और वैसे भी प्रित्जकर पुरस्कार तो है ही इंपॉर्टेंट, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार जो इसे कहा जाता है। इसका उत्तर दीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में कौन सा राज्य
भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो एसटीएससी विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर में जो है उसके साथ एक आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला के लिए समझौता किया है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में बोलेंगे तो ट्राई होब। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, ये आदिवासी आबादी के स्वास्थ्य संबंधी डेटा को कलेक्ट करने का काम करेगा। अब बात उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल क्या है इसकी? भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर से आपको याद आएगा देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? भुवनेश्वर में। भारत की पहली चेस एकेडमी कहाँ पे खोली जाएगी? भुवनेश्वर में। और आपको याद होगा एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था। और देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर में ही। और 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये कहाँ पे होंगे? उड़ीसा में होंगे। उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला। आपको याद होगा राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बन रहा है जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। और अभी नवीन पटनायक जी ने एक बुक को लॉन्च किया था जिसका नाम है गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम। इसको लिखा था अशोक बल ने। और अभी पिछले महीने इन्होंने 2 बुकों को और लॉन्च किया था। बुक का नाम है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, जिसको तो लिखा था अविनाश मोहपात्रा ने। और दूसरी बुक थी द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, जिसको लिखा था अविनाश खेमका ने। बाकी गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। देखो उड़ीसा में ही नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है, रजा पर्व मनाते हैं, बाली जात्रा महोत्सव मनाते हैं, कोणार्क नृत्य महोत्सव होता है, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया। इन सब का संबंध आपके उड़ीसा से है। और यहीं पे आपको सिमलीपाल व भीतरकनिका नेशनल पार्क भी मिल जाएगा। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना? उड़ीसा का पुरी। हीराकुद डैम ये लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है, ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, महानदी पर मिलेगा। और महानदी के किनारे ही बसा हुआ है कटक शहर, यहीं पे आपको बाराबत्ती स्टेडियम मिलेगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहीं पे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा भी उड़ीसा के कटक जिले में ही राज्य का सबसे लंबा पुल भी बना है जिसका नाम रखा टी सेतु। महानदी पर है ये, इसकी लंबाई 3.4 किलोमीटर। और देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में भी किसे सम्मानित किया गया था? तो वो भी याद रखना, बालासोर जिला। और ये जो आप देख रहे हो ये चिल्का लेक है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और याद रखना भारत की पहली रामसर साइट भी यही है, 1981 में इसे दर्जा मिला था। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ वर्तमान में टोटल कितनी रामसर साइट मिलेगी आपको भारत में। और इसी में आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। और यहाँ पे कौन सी डॉल्फिन मिलती है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो बताइए अभी हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 मई को। तो 5 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के रूप में मनाया जाता है। और थीम क्या रही इस बार की? सुरक्षा के लिए एकजुट हों और अपने हाथों को साफ करें। यूनाइट फॉर सेफ्टी, क्लीन योर हैंड्स। अब चलो देख लेते हैं मई में कौन कौन से दिन अभी तक हमने मनाए। 1 मई को याद रखना 3 डे मनाए हमने। उज्ज्वला दिवस मनाया, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया और वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया, जो कि मई के पहले रविवार को मनाते हैं। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया था हमने। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आया था, उसमें भारत की रैंक 150 है और टॉप पे है नॉर्वे। 3 मई को ही वर्ल्ड अस्थमा डे मना लिया हमने, क्योंकि मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस बार ये 3 मई को आ गया। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया हमने। तो ये याद रखना, अभी तो इतने से याद हो जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और भी दिन ऐड होते जाएंगे तो साथ के साथ याद करते चलोगे, बार बार रिवाइज करते हुए चलोगे, दोहराते हुए चलोगे तो तकलीफ नहीं होगी, ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। अचानक से महीने के एंड में जाकर के सोचोगे कि हाँ अब याद कर ले, तो फिर तो बर्डन तो पड़ेगा ही सही, कठिन तो लगेगा ही सही। वैसे इनकी भी क्विज आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे भी प्रैक्टिस करते रहें और अपनी चीज़ों को स्ट्रांग बनाते रहें। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत का अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अभी तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज हैदराबाद में भारत की अपनी तरह की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कुशल और टिकाऊ प्रौद्योगिकी को शामिल करना और उसे बढ़ावा देना।
अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं। आप मुझे बताइए पहले तो, अभी हैदराबाद और इसके साथ एक और कौन सा शहर है जिसको 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया? तो आंसर हो जाएगा मुंबई। और अभी एसबीआई ने हैदराबाद में एक इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर भी स्थापित किया था। अच्छा, देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और माइक्रोसॉफ्ट, याद रखना, हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी स्थापित करेगा। चलो मुझे बताओ, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में उद्घाटन किया था। तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में ही। ये संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। और ये भी ध्यान रख सकते हो, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई स्टेच्यू है। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? तो भी आंसर हो जाएगा हैदराबाद में ही। चलो आप तो ये बता दो, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे, जहां पे 10 स्टैटिक क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं, और वहां पे वो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं जो आपके करंट अफेयर से लिए जाते हैं, तो वहां पे ये प्रश्न मैंने आपको कई बार बताया है। तो उत्तर अभी आप ही लोग देंगे, हम बढ़ेंगे आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवला योजना शुरू की? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो देखो, प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल गया, जीवला योजना ये किसने शुरू की है? महाराष्ट्र ने। अब बात करेंगे इसमें होगा क्या, या ये योजना है किसके लिए? तो महाराष्ट्र की जेलों में जो कैदी है उनके लिए है ये योजना। और इसके तहत वे जो कैदी है वे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं अपने परिवार वालों के लिए। लेकिन याद रखना, वो कैदी 3 साल से ज्यादा की सजा काट रहे हों, उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। और जब वो लोन लेंगे तो ब्याज भी देना पड़ेगा। कितना ब्याज? 7% का ब्याज देना पड़ेगा। और उसके एवज में उन्हें कोई गारंटी वगैरह देने की जरूरत नहीं होगी कि भाई मकान के कागज रखने, गाड़ी के कागज रखने, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी मॉर्गेज नहीं रखना है उन्हें। तो सबसे पहले इसे पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में शुरू किया जाएगा, बाकी और जगह फिर बाद में शुरू कर दिया जाएगा। देखो, मराठी में जीवला का मतलब क्या होता है? स्नेह, प्रेम। तो 3 पॉइंट याद रखना। जीवला योजना कहाँ की? महाराष्ट्र की। कैदियों के लिए है, वहां के जेल में जो कैदी रहते हैं उनके लिए है, उनको लोन दिया जाएगा। और कितने का लोन दिया जाएगा? 50,000 रुपए का। अच्छा, बात महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र को हम कई बार देखो डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम कुछ योजनाओं को डिस्कस करते हैं। चलो पहले तो आप मुझे बताओ, मुख्यमंत्री मितान योजना अभी ये किसने शुरू की थी? कल परसों ही पढ़ा है हमने, छत्तीसगढ़ ने। और छत्तीसगढ़ से अभी आपको याद आ जाएगा कौशल्या मातृत्व योजना, ये भी छत्तीसगढ़ ने शुरू की थी। इसमें दूसरी बेटे के जन्म पे 5,000 रुपए मिला करेंगे। चलो मुझे बताओ, अभी कर्नाटक सरकार ने निमोनिया का सफलतापूर्वक रोकने के लिए अभी कौन सा अभियान शुरू किया था? सांस अभियान। और चिरंजीवी योजना कहाँ की है? ये स्वास्थ्य बीमा योजना है राजस्थान की। खास बात क्या है इसमें? अभी बजट आया था, उसमें इसकी राशि को बढ़ा दिया, 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया। और बताओ, मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहाँ की है? हरियाणा की है। अभी अम्मा और बहिनी योजना शुरू की थी सिक्किम सरकार ने। तो ये सारी योजनाएं भी न्यूज में थी, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा चलिए बताइए, अभी मई 2022 में आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा करके कितना कर दिया? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 4.4%। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि आरबीआई ने एक समिति बनाई थी जिसे क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 तो केंद्र सरकार की तरफ से होते हैं और 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं। और इनकी अध्यक्षता कौन करता है? जो आरबीआई के गवर्नर है, वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के। तो इनकी हर 2 महीने में बैठक होती है, मतलब हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स आती है, यानी कि साल में 6 बार। और इन रेट्स में सबसे महत्वपूर्ण होती है रेपो रेट। तो ये अभी तक कितनी थी? 4% थी, लेकिन अभी इसे बढ़ा के 4.4% कर दिया गया। अच्छा, ये रेट्स क्यों निकाली जाती है? आप सोचते होंगे क्यों निकाल रहे हैं रेट? तो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसे निकाला जाता है। होती है महंगाई कंट्रोल। उसके पहले आप जानो कि रेपो रेट का मतलब क्या हो गया। जैसे कि आरबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और बाकी जो आपके दूसरे बैंक हो गए। अब जैसे कि जो बैंक हैं वो आरबीआई के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें पैसे की जरूरत है। आरबीआई कहता है हाँ पैसे ले लो। अब जब ये पैसे देगा तो कुछ इंटरेस्ट रेट पे देगा, तो वो जो इंटरेस्ट रेट पे पैसा देगा आरबीआई दूसरे बैंकों को, उसे ही कहा जाता है रेपो रेट, जो अभी तक कितनी थी? 4%।
और ये जो इसे लोन दे रहा है ये शॉर्ट टर्म लोन है। पहले 4% थी, मतलब मान लो आरबीआई ने दूसरे बैंकों को 1 लाख रुपए दिए तो कितना ब्याज बन रहा था, 4,000 रुपए। लेकिन अभी इसे बढ़ा दिया तो अभी ब्याज भी बढ़ जाएगा, 4,400 रुपए हो जाएगा। तो बैंकों को आरबीआई को ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। अब हम लोग जो आम पब्लिक है वो लोन लेने के लिए किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास थोड़ी ना जाएंगे, हम जाएंगे बैंकों के पास। अब जब बैंकों को ज्यादा रेट पे पैसा मिल रहा है आरबीआई से, तो वो पैसा कहां से कवर करेंगी? हम लोगों से कवर करेंगी। तो वो हमें अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा देंगी। मैं लोन लेने गया तो मान लो बैंक मुझे पहले लोन दे रही थी 8% पे। अब बैंक को ऊपर से ज्यादा रेट पे पैसा मिल रहा है तो वो मुझसे भी ज्यादा रेट मांगेगी। वो अब मुझे हो सकता है 8.4% मांग ले। तो हम आम जनता को जो लोन मिल रहा है वो अब महंगा मिल रहा है, मतलब महंगा लोन ले लिया हमने। तो अब क्या होगा, हम उसे सोच समझ के खर्च करेंगे। या तो लोन लेंगे ही नहीं, और लोन लेंगे तो सोच समझ के खर्च करेंगे। यानी कि मार्केट में डिमांड की कमी आएगी, और डिमांड की कमी आएगी, सप्लाई तो उतनी है, तो चीजें महंगी नहीं होंगी। महंगी कब होती है आप सोचो, जब डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो चीजें महंगी होने लग जाती है। तो इस तरह से ये जो रेट्स है ये कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, महंगाई को। मैं एक बार सारी रेट्स आपको बता देता हूं। रेपो रेट कितनी हो गई है? 4.4% हो गई है। रिवर्स रेपो रेट कितनी हो गई है? 3.35% हो गई है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का उल्टा हो जाता है। इसमें आरबीआई बैंकों से पैसा ले लेता है। बाकी बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये बराबर होती है, 4.65% है। और कैश रिजर्व रेशो 4% है, और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो ये 18% है। तो उम्मीद करूंगा जो मैंने आपको समझाया ये आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखना, ये बढ़ते आए। अच्छा बताइए, अभी 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस देश को सम्मानित देश यानी कि कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया? तो आंसर होगा भारत को। कान फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे होता है? फ्रांस में होता है। और इस बार ये इसका 75वां संस्करण है। आप जानते ही हो, अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी था कि अभी किस भारतीय एक्ट्रेस को इसमें जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो आपने कहा था दीपिका पादुकोण को। और अभी इस कान फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर सम्मान मिला है, और वो देश कौन सा बना? भारत। पहली बार हुआ है ये, तो भारत बना है, तो बड़े सम्मान की बात है और इंपॉर्टेंट कर देता है ये इस प्रश्न को। तो इस सम्मान में होगा क्या? तो भारत की जो संस्कृति हो गई, भारत के हेरिटेज, भारत की जो परंपराएं हो गई, उनको यहाँ पे दिखाया जाएगा, जिसे पूरा देश दिखेगा यहाँ पे। अच्छा, ये तो कान फिल्म फेस्टिवल हो गया। अगर आपसे पूछे हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ था? लेह लद्दाख में। और इस बार के जो ऑस्कर अवार्ड्स थे 2022 वाले, पहले तो ये बताओ कौन से नंबर के थे? 94 नंबर के। और याद रखना, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था कोडा मूवी को। बेस्ट एक्टर रहे थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी जेसिका केस्टेन द आई ऑफ टेमी फे नाम की मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर थे जैन कैम्पेन द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। और एक और प्रश्न हमने देखा था कि ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर पुरुष अभिनेता कौन बने? ट्रॉय कोट्सर कोडा मूवी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था इनको। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, मई 2022 में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई? तो आंसर होगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022। इसे जारी किया है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। अच्छा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आ गया। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है। इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए तो आप 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हो। और ये जो रिपोर्ट है ये हर 2 साल में जारी होती है। और इस बार इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि पिछले 30 सालों में जितने फॉरेस्ट थे उसमें से 10.34% फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं, हमने उनको खो दिया है। और फॉरेस्ट से आपको याद आएगा, अभी 17 नंबर की इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट भी आई थी। 3 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि भारत में फॉरेस्ट का मैक्सिमम एरिया ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, और मिनिमम सबसे कम मिलेगा हरियाणा में। प्रतिशत के हिसाब से बात करोगे, परसेंटाइल के हिसाब से, तो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मिजोरम में। और सबसे कम हरियाणा में है। और सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि कहाँ पे देखी गई? ये आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की।
तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, तो आपने कहा था 150वें स्थान पे है और टॉप पे नॉर्वे है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा करे तो प्लीज इसे लाइक करके शेयर जरूर करा करें अपने दोस्तों के साथ में। बाकी आप लोगों के लिए इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन, वहीं पे इनकी आपको PDF भी मिल जाएगी, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।